अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माजिद रानी ऑफिशियल चैनल के हवाले से जैसे कि आप लोग मुख्तलिफ़ वीडियोस देखते हैं, इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ हम लोकेशंस की भी आपको सैर कराते हैं और कुछ मालूमाती वीडियोस भी आपकी नज़र करते हैं। तो आज हम वकास मंजूर साहब के साथ हैं। वकास मंजूर साहब जो इससे पहले भी हम उनके साथ आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़हीन बनाया है, बड़े ज़हन के मालिक हैं। वो एक इदारे में एक आला ओहदे पर फाइज़ हैं। उसके अलावा उनकी तहकीक तकरीबन हर मौजू पर हर किस्म की मालूमात वो रखते हैं। तो इसी हवाले से हम आज उनसे जो गुफ्तगू करेंगे, हमारी गुफ्तगू होगी कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जो कि आप लोगों को सबको मालूम है कि सैलाबी सूरत हाल से जो क्या क्या मसाइल हो गए हैं, कितना नुकसान हो गया है, और सबसे बढ़कर ये कि फसलों का कितना नुकसान हुआ है। सब्ज़ियाँ और जो भी दीगर इस तरह की चीज़ें जो ज़मीन से पैदा हो रही हैं, उसमें फल भी शामिल हैं, सब्ज़ियाँ भी शामिल हैं, उनकी कीमतें कहाँ तक चली गई हैं। और हम इनसे जानेंगे कि क्या ये मुस्तकिल इसी तरह से चलता रहेगा सिलसिला, या इसमें कुछ चेंज आएगा। और इसके अलावा ये हमें ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि सैलाबी सूरत हाल इतनी ज़्यादा क्यों बनी। तो आइए मिलते हैं जनाब वकास साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और इससे पहले जो आप टैक्स के हवाले से हमारे गुफ्तगू हमारे चैनल के हवाले से कर चुके हैं, बहुत ही लोगों ने पसंद किया उसे और बहुत इन्फॉर्मेशन मिली लोगों को टैक्स के हवाले से। तो आज जैसा कि आपने मेरा सवाल सुन ही लिया, तो उस हवाले से थोड़ी जी गुफ्तगू साहब, मैं कीजिए। आपके क्वेश्चन को ना 3 पार्ट्स में तकसीम कर दूँ। जी सर। पहला पार्ट है कि ये सूरत हाल क्यों बनी। दूसरा पार्ट है तबाहकारियाँ। जी और तीसरे पार्ट में हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स की। और प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे कि एक गवर्नमेंट सेक्टर पे करने वाला काम, हुकूमती सतह पे किया जाने वाला काम, और एक इनफरादी सतह पे जी किया जाने वाला काम। तो सबसे पहली बात कि ये सूरत हाल क्यों बनी, तो इसके 2 वजूहात हैं। एक हुकूमती वजह और एक हम बहैसियत अवाम, हमारी वजह। बहैसियत अवाम हम लोगों ने कचरे का डिस्पोज़ल ठीक नहीं किया, बिल्कुल हमने सही। फैक्ट्रियाँ लगाई, हमने हवा में आलूदगी फैलाई, हमने जंगलात को काटा। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे गौर करें तो पिछले 15 सालों के अंदर 4.7% जंगलात ख़त्म हो गए, वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई। जी बिल्कुल जब ऐसे। जंगलात को हम इतनी मैसिव सतह पर काटना शुरू कर देंगे तो उससे मौसमियाती तब्दीलियाँ वाक़ होंगी। बेशक। उन मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में बारिशों में इजाफा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स इस वक्त मेरे सामने पड़े हैं जो 784% इजाफा बताते हैं इसको, कंपैरेटिव टू प्रीवियस अगस्त 2021 के मुकाबले में अगस्त 2022 में 784% ऑन एन एवरेज इजाफा हो गया मानसून के अंदर। अगर आप बरे सगीर की हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं तो मानसून जो है वो बरे सगीर का डिफेंस लाइन रहा है हमेशा। जो भी हमला करने के लिए, बरे सगीर को फतह करने के लिए लोग आए, जो भी जंगजू आए, उन लोगों ने मानसून से पहले वापसी कर ली, सो दैट कि उनको बारिशों में फंसना ना पड़े। बारिशें और सैलाबी कैफियत ये बरे सगीर का खासा रही है, और वो आज से नहीं सदियों दहाइयों से ऐसे ही है। तो पहली वजह तो ये है कि हमने मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा कर दी, जिसकी वजह से हम अपने ग्लोबल वार्मिंग का भी काज बन रहे हैं, और बारिशों का जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी, उससे एवेपोरेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, एवेपोरेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी तो बादल ज़्यादा बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो यकीनन बारिशें भी ज़्यादा होंगी। बेशक यहाँ ऐसा पे ही। आप संजीदगी को मलहूज़ खातिर रखें, कहीं आप मुझे ये मत कह दीजिएगा जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। अच्छा, ये तो आप सियासत की तरफ चले गए ना। नहीं सियासत की तरफ नहीं गया। अच्छा, मैं थोड़ा आपको मज़ीद मौजू की तरफ लेके आऊँ। जी जी। तो ये जो बारिशों में इजाफा है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, और ग्लोबल वार्मिंग के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनमें हम अवाम भी शामिल है और हमारे किए हुए अमाल भी शामिल है। ये इन्फॉर्मेशन मिलती रही है रेगुलर कि भाई इस साल हाँ, मौसमियात अब ये। इसके बाद हम बात कर लें हुकूमती सतह पे किए जाने वाले इम्कान। अब हुकूमती सतह पे डैम्स जो हैं वो 47 ईयर्स पहले अयूब खान के ज़माने में बने। जी जी। उसके बाद से आज तक डैम्स पे कोई काम नहीं हुआ। पीटीआई की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उसने 10 डैम्स को
स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक कोई डैम मुकम्मल नहीं हुआ। मतलब और डैम जितनी जल्दी मुकम्मल होते भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का कौमी बजट देखें तो फेडरल पीएसडीपी है 800 अरब रुपए, और एक डैम बनने में 8 से 10 हज़ार अरब रुपए लगते हैं। अगर आप सालाना 300-400 अरब रुपए भी अपने फेडरल पीएसडीपी में से डैम के लिए मुख्तस कर दें, तब भी उसको बनने में 15 से 20 साल लग जाएं। सर माफ़ी चाहता हूँ, इस हवाले से जो अवाम हमारे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट, जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हमने डैम्स का काम स्टार्ट किया है, तो आप क्या समझते हैं अपने इंफॉर्मेशन के हवाले से, क्या वाकई ही डैम पे काम हो डैम्स रहा पे है? काम हो रहा है। मैंने जैसे अभी आपको अर्ज किया कि डैम्स इज नॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ 2-3 मंथ्स और अ ईयर और लंबे 2 इयर्स। एक पीरियड का होता लार्ज है। स्पैन ऑफ टाइम इसके लिए दरकार होता है। जी जी। और इस एक लार्ज स्पैन ऑफ टाइम इसलिए भी दरकार होता है कि एक बहुत बड़े रकबे पे काम होना होता है। बेशक। अगर आपने नारान विजिट किया और रिसेंट टाइम्स में, तो बालाकोट के पास एक डैम बन रहा है। वो डैम 2009 में उसकी टनल पे काम स्टार्ट हुआ था, आज 2022 है, 13 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उसकी टनल कंप्लीट नहीं हुई, बिकॉज उसने पहाड़ को ड्रिल करके बालाकोट से कोहिस्तान को लिंक करना है। और वहाँ जो डैम की लेक है उसकी शेप काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। अगर किसी ने रिसेंट टाइम में विजिट किया हो तो उसके इलम में होगा। तो डैम्स पे काम तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन जो पेस है वो काबिल तसल्ली नहीं है। इसका पेस तेज़ होना चाहिए, काम मज़ीद इस पे करने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ अपने मौजू की, तबाहकारियाँ। इस वक्त तकरीबन 9,70,000 एकड़ रकबा जो है वो सैलाब से मुतासर हुआ है। एक कन्फर्म ज़राए के मुताबिक 1191 लोग अभी तक जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, जिसमें से 380 बच्चे भी थे। 3,554 इंजरीज़ हैं, कन्फर्म्ड इंजरीज़। अभी इस वक्त राइट नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं, 3 लाख लोग कैंप्स के अंदर रह रहे हैं जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है। और ये जो तबाहकारियाँ हैं ना, ये तबाहकारियाँ सिर्फ सैलाब की वजह से नहीं। जी। अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दे दें और आपके अवाम इसको बड़े दिल के साथ कबूल कर लें कि इन तबाहकारियों में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नालायकियों का भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। हमने ड्रेन्स को क्लोग कर दिया कचरा डाल के, हमने दरियाओं के, नहरों के बिल्कुल ऊपर घर बना लिए, वहाँ रकबे साफ करके फसलें उगा ली, वहाँ मवेशियों के बाड़े बना लिए। हम लाहौर में रहते हैं, आप आज रावी को विज़िट कर लें, रावी के अंदर ट्रकों के अड्डे मिलेंगे आपको, रावी के अंदर आपको भैंसों के बाड़े मिलेंगे। अब अगर पानी आता है सिंतास मुआहदे के तहत, चूँकि रावी का पानी तो इंडिया के पास है, और अगर इंडिया पानी छोड़ता है, जियोग्राफिकली पाकिस्तान नीचे है, तो वाटर का फ्लो नेचुरली इसी तरफ आना है। जी। तो ये लोग जो डिस्प्लेस होंगे, जो इन लोगों का नुकसान होगा, इसके अंदर सैलाब का एक फैक्टर तो है, लेकिन आवाम की नालायकी उसमें ज़्यादा मानी रखती है। दूसरी बात मैं इसमें अब ये कह, अगर आप एक मुझे मज़ीद बात कहने की इजाज़त दे दें, नहीं सर, तो ये ट्रेनिंग ये का बहुत फुकदान आपके लिए है सर, ये आपने ही गुफ्तगू करनी है सर। ट्रेनिंग का बहुत फुकदान है। अगर आप आज से को 20 साल पीछे चले जाएं तो एनसीसी की ट्रेनिंग कॉलेजेस में लाजमी हुआ करती थी, स्कूल्स में स्काउटिंग का रवाज होता था। अब तो सिर्फ पबजी और लूडो के मुकाबले होते हैं। अब तो स्काउटिंग का, हाइकिंग का, और ये इस किस्म की जो दूसरी फर्स्ट एड का, इसका किसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप किसी से पूछ के देख लें, आपको कोई ये नहीं बता सकता कि फर्स्ट एड के लिए कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है। आप किसी से पूछ के देख लें, वो आपको ये नहीं बता सकता कि हम कौन सी चीज़ों को कितने अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। जो लोग, जो मुल्क फॉल्ट लाइन के ऊपर, आप जापान देख लें, ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन के ऊपर है, उसमें सालाना 100 से ज़ायद ज़लज़ले आते हैं। जी जी। आप इस वक्त चाइना के अंदर देख लें, चाइना के 2-3 अजला में पाकिस्तान की मजमूई बारिशों से ज़्यादा वहाँ बारिश हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वो लोग भी इमदाद के लिए दूसरे ममालिक के आगे हाथ फैला के खड़े हैं? नहीं सर, उन्होंने वो इसलिए नहीं खड़े कि उन्होंने किए मैनेजमेंट की है, और मैनेजमेंट 5 फंक्शंस का मजमूआ है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस। हमारी प्लानिंग क्या है? हुकूमती सतह पे डैम्स की प्लानिंग होनी चाहिए थी, हुकूमती सतह पे वाटर रिजर्वायर्स की प्लानिंग होनी चाहिए थी, हुकूमती सतह पे कारेज सिस्टम की प्लानिंग होनी चाहिए थी, हुकूमती सतह पे जो डेड सीज हैं हमारे, जो हमारे डेड वाटर चैनल्स हैं, आप सतलुज देख लें, लोधरा से भावलपुर जाएं तो 2 किलोमीटर का ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, उसके अंदर आप इस पानी को डाइवर्ट करें। आपने पूरा वो कच्छी कनाल का मंसूबा बना लिया, लेकिन उस पानी को आगे आपने लोधरा से इस तरफ
डाइवर्ट नहीं किया। जो एक कनाल बन जाए तो डाइवर्ट हो सकता है। सर माफ़ी चाहता हूँ, जो अभी आपने पहले बात की ना कि अय्यूब खान साहब के ज़माने से, उसके बाद किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी ने भी डैम्स पे कोई तवज्जो नहीं दी। देखें, हम अपने इस प्रोग्राम के तवसत से हुकूमती ऐवानों तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच सके तो हम ये गुजारिश करेंगे कि डैम्स और वाटर रिजर्वायर्स के ऊपर एमरजेंसी बुनियादों पर काम होना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी का 2206 अरब रुपए का मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान है कि हम 110 बिलियन डॉलर्स का लॉस कर चुके हैं इकॉनमी का। यानी 2206 अरब रुपए पाकिस्तानी आज की मालियत के हिसाब से हमने अपना नुकसान कर दिया इस सैलाब के अंदर। और इस सैलाब के अंदर जितना हमने नुकसान किया, अगर हम पूरा फेडरल पीएसडीपी सैलाब की रिवैम्पिंग पे लगा दें, मुतासरीन की मदद पे लगा दें, तो 800 अरब को आप तकसीम कर लें, 3 साल लगेंगे ये रिवैम्पिंग होने में। 2005 में जो जल्जला आया था, आज भी आप चले जाएं ज़िला बाग के अंदर, आपको बहुत से इलाके मिलेंगे जो अभी तक आबाद नहीं हो सके। तो ये कुदरती आफात जो हैं, इनसे निपटने के लिए सरकारी सतह पर और इनफरादी सतह पर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और प्लानिंग की भी ज़रूरत है। आप बिल्कुल। इनफरादी सतह पर देखें, जो लोग फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में रह रहे थे, क्या उन लोगों ने अपने किचन जो हैं वो ऊपर शिफ्ट किए? जितने भी फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं या नशेबी इलाके हैं, वहाँ पे हुकूमत को ये पाबंदी लगानी चाहिए कि हर घर के ऊपर एक ममटी बनी हुई हो और मानसून से पहले वहाँ पे कम से कम 1 महीने का राशन, लकड़ी, चूल्हा, ईंधन वहाँ पे स्टोर हुआ हो, सो दैट कि अगर कहीं पे नीचे पानी आ भी गया है तो ऊपर के किचन चल रहे हैं, लोग भूखे नहीं मरेंगे। अपनी अद्वियात वहाँ स्टोर करें, फर्स्ट एड की चीज़ें वहाँ स्टोर करें। लेकिन हम आज तक ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। ना सर, हमने कोई इंतज़ाम किया, ना ट्रेनिंग की। अगर हमने सारे ये माहौल पहले से इंतज़ामात किए होते तो हमारे मुल्क का इतना नुकसान ना होता कभी अब भी। आपने जो अपना अपने नस्ली तफावत वाला सवाल किया है सब्जियों के मुतालिक, जी, जी। तो उसके मुतालिक मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जितनी भी वेजिटेबल और एडिबल आइटम्स हैं, अभी इनिशियली तो उनको इंपोर्ट ही करना एक वाहिद सलूशन है। लेकिन 2 से 3 माह के अंदर ये पानी उतरने के बाद इंशाल्लाह ताला सब्जियों के, फलों के हालात बेहतर हो जाएंगे। और मज़ीद मैं इसमें आपको एक और बात ऐड कर दूं कि इसमें बहुत सारा इलाका ऐसा इफ़ेक्ट हुआ है जो कच्चे का इलाका था, जहाँ रेनफॉल बहुत कम थी और उस रेनफॉल की कमी की वजह से वहाँ पे पिछले कई सालों से फसलें बहुत कम हो रही थी। जी। फ्लड वाटर लग जाने की वजह से अब अगले 4-5 साल वहाँ बम्पर हाँ, क्रॉप्स होंगी बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा बेहतरी तो। होगी, बहुत अच्छी फसलें होंगी और इंशाल्लाह। उससे भी जो इसका रिवाइवल है इकॉनमी का, वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। एक किसान जिसके पास 10 एकड़ 20 एकड़ जगह है, पहले अगर वो 20 एकड़ की क्रॉप से 2 लाख रुपए कमा रहा था साल के, अब फ्लड वाटर लग गया है, एक साल तो उसका 2 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन अगले सालों में जो बम्पर क्रॉप उसको आएगी, उससे वो 8-8 10-10 लाख रुपए कमाएगा। पानी की और उससे सतह भी ऊपर आ जाएगी ना। देखिए, अल्लाह ताला ने कभी हाँ। भी अपने रिसोर्सेज दुनिया के लिए तंग नहीं होने दिए। जब भी मुल्क दुनिया में आबादी का तनासुब ख़राब होता है, कोई ना कोई आफत आती है, कोई ना कोई बीमारी आती है, आप ताउन देख लें, स्विस इन्फ्लुएंजा देख लें, उसके बाद आप दुनिया का जो रहन सहन है वो देख लें। आपके वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स थी कि 2030 में पाकिस्तान में खुश्क साली हो जाएगी। जी। अभी जिन इलाकों में बेसमेंट्स खुद ही नहीं है ना, वहाँ बेसमेंट्स तक पानी आ गया है, वाटर लेवल जो है वो रिस्टोर हो गया, वाटर रिचार्ज हो गया, जी, ग्राउंड वाटर। बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ खुश्क साली का शिकार थे, पानी लग जाने की वजह से वहाँ पे फसलें आइंदा अच्छी हो जाएंगी। जब फसलें अच्छी होती हैं तो ज़ाहिर है इकॉनमी का असूल है कि जब किसी के पास पैसे आते हैं वो स्पेंड करता है और सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है और उसी से आपके सारे मामला चलते हैं। दूसरा, ये ब्रोकन विंडो ऑपरेशन भी अभी एक वक्त की ज़रूरत बन गया है कि जिन जिन इलाकों में सैलाब जदगान के लिए काम होना है, पाकिस्तान में स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ग्लास सेक्टर, फर्टिलाइज़र का सेक्टर, लाइव स्टॉक का सेक्टर और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके अदारे हैं, जी। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें एकदम से तेज़ी आ जाएगी। आपने रोड नेटवर्क्स बनाने हैं, आपने मकानात बनाने हैं, आपको ईंटों की ज़रूरत है, आपको सीमेंट की रोजगार के ज़रूरत है, सिलसिले भी तो बहुत बढ़ रोज़गार के जाएंगे बहुत। सिलसिले बढ़ जाएंगे। जी। जब रोज़गार के सिलसिले बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये 2206 अरब रुपए का जो इस वक्त लॉस डिपिक्ट किया जा रहा है, वो इंशाल्लाह ताला उसकी जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। और आपके चैनल के तवसत से मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि आप लोग तालीम व तरबियत पे अपना पैसा, अपना वक्त सर्फ करें और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को तरबियत दें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें तरबियत की ज़रूरत है।
जितने लोग मरे हैं उनमें ज़्यादातर वो हैं जो तैराकी नहीं जानते थे। जी जी, जो लोग समुद्रों के किनारे, दरियाओं के किनारे उनको रहते हैं, हम उनको तैराकी सीखनी चाहिए, उनको शहीद ही तैराकी कहेंगे ना आनी सर, चाहिए। शहादत के दर्जे जो में जाते लोग हो। इफ़ेक्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, वो इसलिए इफ़ेक्ट हुए हैं कि उनके पास छतें नहीं थी या पक्के मकानात नहीं थे, तो वहाँ पे हुकूमत को भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप कभी कश्मीर के इलाके को विज़िट करें, कभी आप एलओसी के इलाके को विज़िट करें, अभी हमने रिसेंटली एलओसी का इलाका विज़िट किया, खामोश वाटरफॉल की आपको एक वीडियो मजीद साहब ने दिखाई जी होगी, जी। तो वहाँ पे आपको बंकर्स मिलते हैं। हम्म। यार बंकर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, बम प्रूफ टाइप के बंकर्स के जी, वो बहुत ज़्यादा उस एरिया में है जहाँ पे बम्बारमेंट हो सकती है, फायरिंग हो सकती है। सो दे ट्रेन देयर स्टाफ वेल। हमें भी उस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो लोग फॉल्ट लाइंस पे हैं, जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में हैं, जो फ्लड एक्सपेक्टेड एरियाज़ में हैं, वो अपने इलाकों में दरख्त लगाएं ताकि पानी का जो बहाव है उसका ज़ोर टूट सके। वो अपने इलाकों में छतों पे ममटियाँ बनाएं, ममटियों में राशन, बिस्तर, ईंधन, अद्वियात इनको स्टोर करें। वो अपने जानवरों के बाड़े जो हैं वो थोड़े ऊंचे बनाएं, स्पेशली छोटे जानवरों के बाड़े, मुर्गियों के बाड़े या बकरियों के बाड़े वो थोड़े ऊंचे बनाएं, ताकि अगर 3 4 5 फीट तक अगर पानी वहाँ पे इफेक्ट करता भी है तो वो वहाँ से निकल जाए। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें लकड़ी के फ्रेम्स बनाए हुए हैं 5 5 6 6 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म्स, उस पे वो लोग बकरियां पालते हैं ताकि उसका जो कचरा है वो भी जो है उनको बीमार ना करे। और अगर कभी फ्लड इफेक्टेड हो जाएं, को पानी आ जाए और बारिशें ज़्यादा हो जाएं, तो उनके बैठने की जगह गीली ना हो, जानवर उससे इफेक्ट ना हो। तो कुछ इकदाम हमें करने की ज़रूरत है, कुछ हुकूमत को करने की जी ज़रूरत सर, है। मजमूई इसमें तौर पे हम काम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। इसमें हुकूमत का भी बहुत बड़ा होना चाहिए हिस्सा, क्योंकि जब अब जदीद दौर आ चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है आपको कि आज बारिश होगी, आज तूफ़ान आएगा, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए जो जो इस तरह के इलाका जाते हैं वहाँ पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन दे कि भाई आप लोग अपना इंतज़ाम कर लें, ये होने वाला मैंने है या जैसे ऐसा मजीद आने साहब वाला है। आपको बताया ना कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, उसमें पहला फंक्शन ही प्लानिंग है। जी जो बात आप फरमा रहे हैं वो प्लानिंग के ज़ुमरे में कवर हो जाती है। जब हम प्लान करेंगे तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन देनी मैं पड़ेगी, इस ट्रेनिंग करनी सर मैं पड़ेगी, इंतजामात करने पड़ेंगे। आप सही फरमा रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि सर गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन इस बारे में प्रोवाइड करे कि भाई आज यहाँ बारिश होगी या तेज़ बारिश होगी या तूफ़ान आएगा, तो इंतज़ामात सही कर लिए जाएँ। जैसा कि अभी ये वाक़यात हुए हैं, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया होता है या पहले से वहाँ पर इंतज़ामिया पहुँच जाती, तो शायद इतना नुकसान ना होता। क्या कहते हैं आप इस जी, बारे में? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बातें बहुत काबिल गौर हैं। नशेब जो है, नशेब में पानी का फ़्लो आना ही है, ये एक जियोग्राफिकल रीज़न है। पानी की एक कुदरती गुज़रगाह है, उसने वहीं से गुज़रना है। और जहाँ से पानी ने गुज़रना है, पानी कभी सीधा नहीं गुज़रता, वो ज़िगज़ैग गुज़रता है। एक तरफ से इरोजन होती है, दूसरी तरफ से डिपॉज़िट होता है। ज़मीन का कटाव ये पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का एक आलमी मसला है और ये होता है। अगर आपने रिसेंट टाइम्स के अंदर देखा हो तो एक यूरोपियन यूनियन में एक मसला उठा था कि दरिया के सेंटर में बॉर्डर था। जी। अब दरिया एक साइड से इरोड कर रहा था, एक साइड से डिपॉजिट कर रहा था, तो दरिया आगे चला गया। तो क्या बॉर्डर आगे जाएगा? तो ये अभी यूरोपीय यूनियन का एक फ़ैसला आया था पिछले साल, शायद किसी की नज़र से गुज़रा हो। तो मैं इसमें आपको 2 बातें जो हैं वो उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली बात इसके अंदर सबसे अहम ये है कि अगर नशेबी इलाकों में रिहाइशें करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जी। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हुकूमत देती है और मेंटेन हमें करना चाहिए, अवाम को करना चाहिए। उसे कचरा डाल के बंद नहीं करना चाहिए, उसको कवर करके चाइना कटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो जहाँ जहाँ नशेबी इलाके हैं और वहाँ पे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है, उस अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की वजह से वहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। पानी जो है वो फ़्लो करके चला गया। जी। पानी का जो फ़्लो है वो एक कुदरती फ़्लो है, उसने कहीं ना कहीं पे डंप होना है। अल्टीमेटली हमारे पास समंदर ही है डंप करने के लिए।
और आप कभी नोट कीजिएगा, हम सालाना 15 अरब डॉलर का सिर्फ पानी वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही डैम्स है। की कमी की वजह से, वाटर रेजरवायर्स की कमी की वजह से, और इस तरह के बहुत सारे रीजंस की वजह से। चले हालांकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर हम वाटर पिट्स बना लें, खड्डे, तो बारिशों का पानी वहाँ स्टोर हो सकता है, जो बाद में मवेशियों के, फसलों के काम आ सकता है। लेकिन सेंस ऑफ ओनरशिप की ज़रूरत है। सेंस ऑफ ओनरशिप वही उसी बात सूरत में स्टोर होगी। वाली आ गई ना, डैम वाली आ गई। नहीं 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 नहीं। देखिए मुजीब साहब, अब नहीं आपने बात जो है ना वो उसका नहीं, मौजूद मेरा बदला है। मतलब है कि ये मुझे अपनी बात को की वजाहत जी करने जी दें। जी बताएं। बात ये है, सेंस ऑफ ओनरशिप सिर्फ हुकूमती सतह पे नहीं है, सेंस ऑफ ओनरशिप अवामी सतह पे भी। अगर एक जगह पे 50 लोग कारोबार कर रहे हैं और सड़क के अंदर एक खड्डा है जो 8 दुकानों को इफेक्ट कर रहा है, जी। तो अगर वो 8 दुकानदार 500-500 रुपए मिला के 2 बोरियां सीमेंट की, एक बजरी की, एक रेडी की रेत की नहीं मंगा के करेंगे। उसको फिल कर देना, तो उन 8 दुकानदारों का कारोबार सर बेहतर वो हो ही जाएगा, रोड भी बच जाएगी। वो नहीं लेकिन अगर करेंगे नहीं करते ना तो तो वो रोड सारे का सारा टूट जाएगा और 50 के 50 लोग इफेक्ट होंगे। ऐसा ही This होता है, sense of ऐसा ownership, हो रहा है। ये सेंस ऑफ ओनरशिप आपको तभी आएगी जब जब हमारे ये- स्कूलों में मुअल्लिम, जब- साथिज़ा, हमारे घरों में वालिदैन इस बात की तरबियत करेंगे। जी, जब ये सेंस ऑफ ऐसा ओनरशिप ही तो नहीं है। जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो फिर इस मुल्क में खुशहाली को कोई रोक ही नहीं सकता। और चूँकि हमारी गुफ्तगू बड़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, और हमारा आखिरी मैसेज सिर्फ यही है, ख़ास तौर पे जो पहाड़ी लोग इलाकों में आबाद हैं लोग, होटल्स हैं या घर हैं, हम उनसे इल्तमास करते हैं कि वो दरिया की किनारे पे अपने घर या होटल ना बनाएं, दरिया को स्पेस दें, पानी को गुजरने की स्पेस दें। और वकास मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी हमारे नाज़रीन के लिए आपने गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह सारे लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आपकी गुफ्तगू से पहले जैसे कि आपने टैक्स के हवाले से एक गुफ्तगू की थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कॉल्स किए, आपको भी फ़ोन्स आए, लोगों ने मज़ीद आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी। तो इंशाल्लाह हम इस टैक्स के हवाले से एक मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। तो वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतना टाइम दिया आपने कीमती। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।